गुड मॉर्निंग बालकों। आपके बेटा जो है लोकतांत्रिक राजनीति में 2 लेसन कंप्लीट हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनकी अच्छी तैयारी की होगी, उनको तैयार कर लिया होगा आपने। साथ साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सहकुशल होंगे और परिवार के साथ सहकुशल रहते हुए अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर बनाए हुए हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का ही तीसरा लेसन लेते हैं और तीसरा लेसन है आपके चुनावी राजनीति, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव क्यों जरूरी होते हैं, चुनावी राजनीति क्या है। तो चुनावी राजनीति की बात करते हैं हम, तो देखो चुनावी राजनीति में सबसे पहला जो बिंदु आता है वो है लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधि या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। जब हमें जिस व्यक्ति का निर्वाचन करते हैं वो व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि होता है। तो पहला पॉइंट आपका बिंदु आता है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, आधुनिक जो काल है, वर्तमान का जो समय है, वर्तमान के समय में लगभग अधिकतर जो देश है और अधिकतर देशों में शासन का संचालन जनता अपने निर्वाचित किए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। अर्थात जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही जो है शासन का संचालन करते हैं, वही शासन कार्य करते हैं। तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? आधुनिक काल में अधिकतर लोकतंत्रों में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करती है। इसे ही प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे तो वह शासन प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहलाता है। तो आज देखते हो आप बाहर में देखते अपने देश में जो है हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हर 5 वर्ष से जो है आपके चुनाव होते हैं। प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग करता है और प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। प्रतिनिधि जो है आपके केंद्र स्तर पर संसद में और राज्य स्तर पर विधानमंडलों में जो है बैठ करके शासन कार्य करते हैं और शासन संचालन करते हैं। तो ऐसे शासन को जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, प्रतिनिधियात्मक शासन कहते हैं। अब देखो आपके प्रतिनिधियात्मक शासन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो लोकतंत्र में जो आज देश है वो एक बड़ी जनसंख्या वाले देश है और बड़ी जनसंख्या वाले देशों में सभी शासन के निर्णय जनता बैठ करके नहीं ले सकती। अगर 100, 200, 400, 500 लोगों तक का कोई आवश्यक हो, किसी राज्य में जनता हो, 1000 लोगों तक की भी जनता हो, तो भी वो बैठ करके निर्णय ले सकते हैं शासन के बारे में सारे। लेकिन आज जो है जनता करोड़ों में है। भारत की बात करें तो भारत में जो है 130 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और मतदाताओं की संख्या जो आपकी बड़ी होने के कारण यहाँ पर आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। जनता स्वयं जो है आपके शासन नहीं कर सकती। तो जब किसी देश में जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पर जनता शासन का कार्य अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की 5 टेंट है, वहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से आज भी क्या करती है? शासन करती है। इसका मतलब स्विट्जरलैंड आज भी जो है आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। बाकी दुनिया के सभी देशों में जो है आपके जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर जनता शासन का कार्य अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। वो स्वयं जो है आपके बैठ करके निर्णय नहीं ले सकती है ना। साथ ही देखो अगर निर्णय लेना चाहे भी जनता तो देखो ये संभव भी नहीं होता है, क्योंकि जनता के पास या तो इतना समय नहीं होता है या कुछ लोग रुचि नहीं लेते हैं या फिर ज़्यादातर को ज्ञान का अभाव होता है। सबको ज्ञान नहीं होता शासन का। दूसरी बात ये भी है कि जो है अगर ये कार्य जनता करने लग जाए शासन संचालन का तो फिर जनता के कार्य को कौन करेगा? यानी अपने कार्य नहीं कर पाएंगे तो लोगों के पास अपने कार्य करने के कारण जो है आपके या तो शासन कार्य को चलाने के लिए समय नहीं है, रुचि नहीं है,
या फिर जो है उनको जानकारी नहीं है, तो कई बाधाएं होती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का कार्य करे। अब बात आती है चुनाव क्या होता है, चुनाव किसे कहते हैं, चुनाव का अर्थ क्या होता है। तो देखो चुनाव का अर्थ है, चुनाव एक नियमित अंतराल पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की एक प्रक्रिया है। आप भी देखते हैं भारत में अपने यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो जनता क्या करती है एक नियमित अंतराल के बाद में, जैसे भारत में 5 वर्ष के बाद में लोकसभा के हैं, आपके विधानसभाओं के हैं चुनाव होते हैं, तो एक निश्चित समय हो गया 5 वर्ष बाद में जो है हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनका चुनाव होता है। तो ये एक नियमित अंतराल हो गया। उस नियमित अंतराल के बाद में जनता क्या करती है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधियों की चुनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नियमित अंतराल के बाद में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब बात आती है कि चुनाव की आवश्यकता क्या है, चुनाव क्यों जरूरी है, हम चुनाव क्यों करते हैं, चुनाव की आवश्यकता क्या है। तो देखो चुनाव की आवश्यकता 2 बातों के कारण है। एक तो जनता अपनी पसंद के चुनाव के द्वारा जनता क्या करती है, पहली बात तो ये कि जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चुनाव के माध्यम से जनता क्या करती है अपने जो पसंद के प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, या अपने पसंद का जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मिल सकते हो, प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसलिए चुनाव जरूरी है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करेगी, तो इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात जो है आपके प्रतिनिधियों को हटाने के लिए भी जरूरी है। उन प्रतिनिधियों या उस कह सकते हैं उस प्रतिनिधि को हटाने के लिए, कौन से प्रतिनिधि को, जिसका चुनाव जो है आपके पहले किया जा चुका था लेकिन वो जो है जनता को पसंद नहीं है ना, जो जनता को पसंद है उठाने के लिए जिन्हें उस प्रतिनिधि को हटाने के लिए जो जनता को पसंद नहीं है, यानी वह प्रतिनिधि जो जनता को, ये हमने पहले चुनावों में जो है जिन प्रतिनिधि को चुनाव किया था हमने 5 साल तक उनको समय दिया, और 5 साल के अंतराल के बाद में हम देखा कि वो जो है आपके सही कार्य नहीं कर रहे हैं, हम उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए चुनावों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और उसके स्थान पर दूसरे को निर्वाचित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चुनाव आवश्यक है। चुनाव क्यों आवश्यक है, 2 कारण है चुनाव की आवश्यकता है कि पहला कारण जनता अपने पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव जो है चुनाव के माध्यम से करती है। दूसरा, जो पहले चुने हुए प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को हटाने के लिए भी जो है क्या है, चुनाव आवश्यक है, क्योंकि जनता उनको जो है पसंद नहीं करती है पहले वाले को, और अगर मान लो पसंद करती है तो दोबारा भी वो क्या कर सकती है, उसको चुन सकती है। तो इसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से ये तय होता है कि पहले वाले जो उम्मीदवार थे उनको जनता पसंद करती है या नहीं करती है। नहीं, अगर जनता पसंद करती है तो उसे वापस चुन सकती है, और नहीं करती तो उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। दूसरी बात, इसके बाद में आती है किसका चुनाव, किसका चुनाव, हम चुनाव किसका करें, चुनाव किसका किया जाए, तो चुनाव किसका करें, इसके लिए भी जो है आपके चुनाव किसका हो, तो इसके लिए देखो मतदाता आपके चुनाव किसका करना है, इस प्रश्न पर कई प्रकार की बातें रखते हैं, कई तरह से जो है चुनाव करते हैं। पहली बात तो ये चुनाव कानून बनाने वालों का करते हैं, है ना, तो मतदाता कई तरह के लोगों का चुनाव करते हैं। कौन सा, पहला तो था कि कानून बनाने वाले, कानून बनाने वालों का चुनाव,
यानी हम जिन प्रतिनिधि को चुनते हैं वो प्रतिनिधि जो है सत्ता में जाकर के आपके संसद में जाकर के या जो कहें कि विधायिका में जाकर के कानून निर्माण का कार्य करते हैं। तो हम चुनाव के द्वारा कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो है सरकार बनाने और बड़े पैसे लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने और बड़े पैसे लेने वालों का चुनाव हम उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जो सरकार को बनाए और शासन में बड़े पैसे ले, उनका भी जो है हम क्या कर सकते हैं, चुनाव करते हैं। फिर तीसरी बात है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। सरकार है और उसके द्वारा तीसरी बात आती है कि सरकार और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी हम क्या कर सकते हैं, का चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव तीन बातों के लिए जरूरी होते हैं कि किसका चुनाव, तो हम इसके तहत हम ये निर्णय लेते हैं कि किसका चुनाव, तो चुनाव किसका, चुनाव कानून बनाने वाले का, चुनाव किसका, सरकार बनाने और बड़े पैसे लेने वालों का चुनाव। तीसरी बात जो है सरकार और उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उन निर्णयों को दिशा निर्देश देने वाली जो राजनीतिक पार्टियां होती है उन राजनीतिक पार्टियों का चुनाव जो है आपके दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टियां हैं उनका चुनाव। तो चुनाव के माध्यम से हम तीन प्रकार के लोगों का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, तीन प्रकार के लोगों का। तीन प्रकार में पहला कानून बनाने वाले, दूसरा सरकार बनाने और बड़े पैसे लेने वाले, तीसरा सरकार और उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उन निर्णयों को दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टियां हैं उन पार्टियों का जो है हम चुनाव करते हैं। अब देखो आपके कि हमारे जो चुनाव होते हैं उन चुनावों को हम लोकतांत्रिक मानते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है, भाई वास्तव में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है ना? क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले लेसन में कि कुछ जो गैर लोकतांत्रिक देश है सरकारें हैं वो भी चुनाव कराती है और उन्हें भी लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करती है। तो चुनाव लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, तो देखो यहाँ पर आपने आपको बताया है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार, यानी कोई भी चुनाव जो है आपके लोकतांत्रिक है या नहीं है इसका क्या आधार है। तो देखो कोई भी चुनाव होते हैं उन चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के लिए कुछ पैमाने होते हैं और पैमानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है इनको लोकतांत्रिक मानने के लिए कुछ पैमाने या आपके आधार दिए गए हैं। पहला आधार क्या आपका कि किसी को भी जो है मताधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक के मत का मूल्य समान हो। तो पहला जो आधार आपके किसी को भी मत देने का अधिकार हो और प्रत्येक के मत का मूल्य समान हो। किसी को भी जो भी कोई व्यक्ति है आपके मत देने वाला जो मतदाता है उस मतदाता का सभी मतदाताओं का के मत का जो है मूल्य समान होना चाहिए और सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए। एक निश्चित आयु प्राप्त है प्रत्येक व्यक्ति को अगर मत देने का अधिकार है तो उसे हम क्या कहते हैं कि समान मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, समान मताधिकार। तो देखो आपके
चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार है, तो मैंने यहाँ पर आधार बताया। आपके पहला आधार क्या बताया, किसी को भी जो है आपके मत देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक के मत का मूल्य समान हो। किसी को का मतलब हो गया एक निश्चित आयु प्राप्त। एक राष्ट्र उसका संविधान अपने नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वयस्क मानता है। जैसे भारतीय संविधान में आपके 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना गया है। तो बिना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर तुलना किए बिना सभी लोगों को जो है मत देने का अधिकार है। सभी कौन से, जो भारतीय हैं, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, उनको मत देने का अधिकार दिया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक चुनाव में ये जरूरी होता है कि उस देश के सभी नागरिक जिनमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो है आपके मत देने का अधिकार है, तो वहां पर चुनाव लोकतांत्रिक है। आपने पढ़ा था कि अफ्रीका में 1994 का जो संविधान बना उससे पहले जो आपके श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। केवल मत देने का अधिकार वहां पर श्वेत लोगों को था। श्वेत लोगों की सरकार होती थी और अधिकार भी श्वेत लोगों के लिए थे। तो ऐसे में उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जनता का एक भाग जो अश्वेत थे उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए लोकतांत्रिक चुनाव उसे ही कहेंगे जिस चुनाव में देश के नागरिक जो है आपके एक निश्चित आयु प्राप्त सभी नागरिक, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग आधार पर किसी प्रकार की भिन्नताओं से हो, उनको सबको जो है मत देने का अधिकार हो और प्रत्येक मत का मूल्य समान माना जाए। ये नहीं कि उच्च जाति के व्यक्तियों के मत का मूल्य ज्यादा है, निम्न जातियों के मत का मूल्य कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। उपलब्ध होना चाहिए। अगर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाना है, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहना है, तो उसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि वहां पर विकल्प है नहीं। विकल्प का मतलब कि हमारे पास में किसी एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को चुनने का अवसर है या नहीं है। आपने चीन के बारे में पढ़ा था कि चीन के जो चुनाव है उन चुनावों को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी, और जनता जब चुनाव करती है, वोट देती है, तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देना पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता है, वहां पर दूसरी कोई पार्टी नहीं है। तो ऐसे में वहां के जो जनता है उसके पास में, या मतदाता कह सकते हैं, मतदाताओं के पास में कोई विकल्प नहीं है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को वोट दे। तो इस आधार पर चीन का जो आपके शासन है वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहां पर जनता के पास में विकल्प नहीं है। तो जनता के पास में ये विकल्प होना चाहिए कि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको हटा सके, दूसरी पार्टी को जो है आपके जिता करके वहां पर जो है आपके शासन स्थापित उस पार्टी कर सके। वो अपने आधार पर जिस पार्टी को अच्छा माने, जिस राजनीतिक दल को अच्छा माने, उसी को कहने का मतलब। विकल्प का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब कि चुनावों में जो है एक से ज्यादा प्रतिद्वंदी दल होने चाहिए, ये बात है। तीसरी जो बात है आपकी वो है कि चुनाव नियमित अंतराल के बाद होते हो। तीसरा जो आपके आधार है वो क्या है कि चुनाव नियमित अंतराल के बाद होते हो। तो लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि वहां पर चुनाव एक निश्चित अंतराल के बाद होते रहने चाहिए। जैसे भारत में आपके लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव एक निश्चित अंतराल यानी 5 वर्ष के बाद होते हैं। हर 5 वर्ष से जो है आपके इनके चुनाव होते रहते हैं, तो इनके लिए निश्चित अंतराल दे रखा है। तो ऐसा जो है अंतराल होना चाहिए। अगर किसी देश में चुनाव कभी जो है आपके 5 वर्ष से होते हैं, कभी जो आपके 6 वर्ष से होते हैं, कभी 8 वर्ष से होते हैं, कभी 10 वर्ष से होते हैं, कभी 2 वर्ष से होते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसको हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहेंगे। वहां पर जो इच्छा अनुसार सरकार क्या कर रही है, चुनाव करवा रही है, तो वो सरकार की इच्छा है, उसी के अनुसार सरकार क्या कर रही है। जब सरकार जो शासक दल है वो ये देखता है कि इस समय वो जीतने की स्थिति में है तो वो चुनाव करवा लेता है, और अगर जीतने की स्थिति में नहीं होता है तो उनको आगे सरका देता है। यानी कि
5 साल 10 साल तक करवाता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस सत्ता को या उस शासन को जो हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। फिर इसके बाद में है आपके लोग चाहे जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होता है आपके लोग जिसे चाहे चुनाव उसी का हो, वास्तव में उसी का हो। यानी लोग जिसको चुनना चाहते हैं, लोग जिसको चुनना चाहते हैं वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, है ना। जिस नेता को हम चुनना चाह रहे हैं, जनता जिस नेता को चुनना चाह रही है वास्तव में चुनाव उसी का हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं। अगर हम या जनता किसी और जिस नेता को चुनना चाहती है वो विजयी नहीं होता है, कोई और विजयी हो रहा है, इसका मतलब वास्तव में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए हैं। वहां चुनाव में धांधली हुई है, वहां चुनाव जो है एक ढोंग है, क्योंकि वहां पर दिखावा किया गया है और जिसको जनता नहीं चाहती थी वो व्यक्ति जीत गया। इसका मतलब जनता ने किसको वोट नहीं दिए, जनता ने जिसको पसंद ज्यादा नहीं किया वो जीत गया। इसका मतलब चुनाव में धांधली हुई है और इस आधार पर ये चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माने जा सकते हैं। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए ये भी जरूरी है कि जिसको जनता चाहती है वास्तव में वही व्यक्ति जीतना चाहिए, उसी का चुनाव होना चाहिए। फिर अगला जो आपके आधार है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाए। अगला जो है आपके लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी क्या है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाए। अगर चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, चुनाव कराने वाली कोई संस्था जो है आपकी स्वतंत्र है, जैसे भारत में चुनाव आयोग है, एक स्वतंत्र निकाय है और वो चुनाव करवा रही है, तो ऐसा ही जो है एक लोकतांत्रिक शासन के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है कि वहां पर चुनाव कराने वाला जो निकाय है, संस्था है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र निकाय स्वतंत्र चुनाव करा सकती है, तो चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष यानी बिना पक्षपात किए चुनाव होने चाहिए। अगर आप या किसी देश की सरकार जो है आपके चुनावों में संसाधनों का उपयोग अपने हित में करती है, मीडिया पर भी जो है उसने अपना नियंत्रण रख रखा है, प्रचार अपने आधार पर करवा रही है, मीडिया का उपयोग अपने आधार पर कर रही है और इसके साथ साथ में प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका उपयोग अपने आधार पर कर रही है और फिर अपनी पार्टी को जिताती है। तो ऐसे में जो है आपके चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जाएंगे। जैसे आपने पोलैंड के बारे में पढ़ा, वहां पर जो आपकी एक ही दल की सरकार बार बार बन रही थी, क्योंकि वो सरकार जो है आपके सरकारी जो संसाधन थे, मशीनरी थी, उसका उपयोग चुनाव जीतने के लिए करते थे और जो है आपके किसी न किसी रूप में धांधली करके वो चुनाव जीत जाते थे। तो ऐसे चुनावों को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते और उसको अगर चुनाव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं तो उसको जो है हम लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं कह सकते। तो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए जरूरी है चुनाव में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। तो ये थी आपके चुनाव में कोई भी जो आपके लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के चुनाव का जो है लोकतांत्रिक ढंग से होने का आधार कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र में जो है आपके निष्पक्ष और लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव होने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। तो ये 5 बातें जरूरी है। पहले मैंने बताया किसी को भी जो है आपके मत देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक की मत का मूल्य समान होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। दूसरी बात है आपके चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए ताकि जनता जिस पार्टी को चाहे उसी को जो है सरकार बनने का अवसर दे सके। तीसरी बात है चुनाव नियमित अंतराल के बाद में होने चाहिए, ये नहीं कि कभी चुनाव जल्दी हो गए कभी बाद में हो रहे हैं। और चौथा जो आपके आधार वो है लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, ये नहीं कि जनता चाहती है किसी उम्मीदवार को और जीत रहा है तो जिसकी आप जनता को उम्मीद नहीं थी